26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में पूरी तरीके से बैन कर दिए जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ जाते हैं। ये कोई आम लोग नहीं होते, सारे 13 साल से 28 साल के जेनजी होते हैं। किसी के पास पोस्टर तो कोई स्कूल बैग लेकर के आया है और फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स में झड़प शुरू हो जाती है। एक बच्चे का खून से सना हुआ जूता सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। हिंसा का तांडव शुरू हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को गुस्साई भीड़ सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर जूतों से मारती है। आर्मी को रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगाया जाता है। कांतिपुर टीवी का हेड ऑफिस, एनसेल का हेड ऑफिस। लेकिन इन 36 घंटों में नेपाल की पूरी तकदीर बदल चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाए। Yet another mercenary from Nepal fighting Russia's war has been killed. कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। अब पहले 2.5 साल मोदी जी पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और फिर अगले 2.5 साल राहुल गांधी बैठेंगे। जेनजी की आवाज की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। 27 नवंबर 2023 नेपाल गवर्नमेंट एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट डायरेक्टिव इशू करती है और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी कर देती है। लेकिन टिकटॉक के अलावा कोई भी कंपनी इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करवाती। बाद में 5 बार और नोटिस मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल एडवाइजरी जारी करती है और सारे प्लेटफॉर्म्स को कहा जाता है कि विद इन 7 डेज, मतलब 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो फिर बैन कर दिए जाओगे। लेकिन इस बार भी कोई भी कंपनी इसको सीरियसली नहीं लेती और कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती। एज ए रिजल्ट 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में पूरी तरीके से बैन कर दिए जाते हैं। And Nepal has cracked down on a number of social media platforms including Facebook, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp and Snapchat. दोस्तों, नेपाल के लोगों की सरकार से नाराजगी बहुत पहले से थी। इस पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और फिर सोशल मीडिया का बैन होना उनकी नाराजगी को और बढ़ा देता है। हामी नेपाल एनजीओ के सुडान गुरुङ और काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह, ये दोनों अलग अलग मीडियम से लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग आने वाले 8 सितंबर को सरकार के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट के लिए काठमांडू के मैती घर से पार्लियामेंट तक का रूट फाइनल किया जाता है। फिर 8 सितंबर की सुबह लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ जाते हैं। ये कोई आम लोग नहीं होते, सारे 13 साल से 28 साल के जेनजी होते हैं। वही जेनजी जिसके अक्सर हम नकारा समझते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स और मीम्स शेयर करने वाले जनरेशन समझते हैं। कोई स्कूल यूनिफॉर्म में है, किसी के हाथ में नेपाल का फ्लैग है, किसी के पास पोस्टर तो कोई स्कूल बैग लेकर के आया है। पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होता है, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट यूज करना शुरू करते हैं। इसी की वजह से लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगता है और फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स में झड़प शुरू हो जाती है। इस बार पुलिस वाले ओरिजिनल बुलेट से ओपन फायर शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 19 लोगों की जान चली जाती है। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। गोली लगने से एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हो जाती है। एक बच्चे का खून से सना हुआ जूता सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। ये सब देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतनी तानाशाही को देखकर कौन चुप बैठता पहला। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और फिर शांति से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट इनोसेंट लोगों की मौत के कारण एक हिंसक रूप ले लेता है। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ है। इसमें से 73% लोग यानी कि 2 करोड़ 19 लाख लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। इसकी वजह से भी प्रोटेस्ट और नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियोज डालते जाते हैं, वैसे वैसे इसे देखकर भीड़ और बढ़ती जाती है। प्रोटेस्ट और बड़ा होता जाता है। ये सब देखकर होम मिनिस्टर रमेश लेखक अपनी पद से इस्तीफा दे देते हैं। Nepal's Home Minister Ramesh Lekhak has resigned following the deadly protest that we saw today. सरकार को लगता है कि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन की वजह से हो रहा है। अगर हम बैन रिमूव कर देते हैं तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। बैन रिमूव तो हो जाता है, लेकिन प्रोटेस्ट और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन ये प्रोटेस्ट के पीछे का असली कारण कुछ और ही था। उसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। पूरी दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का पाठ सिखाने वाले महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि में देखते ही देखते हिंसा का तांडव शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर देश की 3 बिल्डिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट। सरकार से नाराज जेनजी की फौज इन तीनों बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर देती है।
अब ये प्रोटेस्ट कितना भयानक हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लेकिन इस कर्फ्यूज का भी कोई फायदा नहीं होता। एक तरफ लोग प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से रेजिग्नेशन की डिमांड शुरू करते हैं, तो दूसरी तरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर झलनाथ खनाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया जाता है और अनफॉर्चुनेटली इस आग में झुलसकर उनकी वाइफ की मौत हो जाती है। लेकिन लोग यहाँ भी नहीं रुकते। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और पीएम केपी शर्मा ओली के प्राइवेट रेसिडेंस को भी जला दिया जाता है। नेपाल में 4 बार पीएम रह चुके शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी अर्जुन राणा देउवा, जो कि अभी नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर भी थी, दोनों के घर में घुसकर जम के पीटा जाता है। बाद में बहुत मुश्किल से पुलिस वाले उनकी जान बचाते हैं। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को गुस्साई भीड़ सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर जूतों से मारती है। सिचुएशन बिगड़ता देख आर्मी को रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगाया जाता है और फिर आर्मी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके पॉलिटिशियंस की जान बचाती है। नहीं तो न जाने और कितने पॉलिटिशियंस जेनजी के इस गुस्से का शिकार हो जाते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लोगों के इस गुस्से की आग में जलकर राख हो जाती है। नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर टीवी का हेड ऑफिस, नेपाल के एक बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर एनसेल का हेड ऑफिस और काठमांडू के एक 5 स्टार प्रॉपर्टी हिल्टन होटल को भी लोग आग के हवाले कर देते हैं। आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली को भी प्रोटेस्टर्स के सामने झुकना ही पड़ता है और ना चाहते हुए भी उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां केपी ओली का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। आर्मी उन्हें भी रेस्क्यू करके एक सेफ हाउस तक पहुंचाती है। डर के मारे और भी पॉलिटिशियंस अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और फिर सरकार गिर जाती है। महज 36 घंटे में जेनजी की फौज नेपाल में तख्ता पलट कर देती है। बाद में आर्मी चीफ लोगों से शांति बनाने के लिए अपील करते हैं, तब कहीं जाकर मामला थोड़ा शांत होता है। लेकिन इन 36 घंटों में नेपाल की पूरी तकदीर बदल चुकी थी। क्या लगता है आपको, इतना सब कुछ सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया बैन तो बस एक बहाना था। बात कुछ ऐसी है कि नेपाल की जेनजी यूथ काफी लंबे समय से गुस्से में थी। गुस्सा उनका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, उस दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ गया और पूरी की पूरी सत्ता ही पलट गई। हाँ, ये सच है कि प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन से शुरू जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं जो आज आपको जानना बेहद जरूरी है। और 4th रीजन तो इस प्रोटेस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेपो यानी कि नेपोटिज्म। वो परिवारवाद इसमें फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को उनकी हैसियत की वजह से कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नेपाल के सबसे पावरफुल लोग जैसे कि वहाँ के मिनिस्टर्स, एमएलए, प्रशासन में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे लोग, इन सबों के जो बच्चे थे उनको नेपो किड्स कहा जाता है। ये बच्चे अपने लग्जरी कार्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी शूज़, फॉरेन ट्रिप्स और अपने हाई प्रोफाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल के शो ऑफ करते थे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो कितनी शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सब देखकर नेपाल के आम लोगों का खून खौल रहा होगा। ये सब कुछ आम आदमी के टैक्स के पैसों से हो रहा था। लोग अपना पेट काट कर टैक्स दे रहे थे, लेकिन उन्हें रिटर्न में सरकार से बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। इन सब की वजह से सोशल मीडिया पे कंपैरिजन वीडियो पोस्ट किया जाता है, जिसमें एक तरफ नेपो किड्स की लाविश लाइफस्टाइल तो दूसरी तरफ नेपाल के आम जनता की कठिनाइयों को दिखाया जाता है। इन वीडियोस को #नेपोकिड्स और #नेपोबेबीज के साथ डाला जाता है और देखते ही देखते ये वीडियोस वायरल हो जाते हैं और ये दोनों हैशटैग्स भी ट्रेंड करने लग जाते हैं। यंग जनरेशन का गुस्सा भी लाजमी था। लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पे सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया भी बैन हो जाता है तो लोगों को लगता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी अब उनसे छीनी जा रही है। नेपो किड्स तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को उनका राइट भी नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, आज का सोशल मीडिया बहुत इवॉल्व हो चुका है। नेपाल जैसे देश में जहां उसके जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, सोशल मीडिया बैन का उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता। नेपाल में इतनी बेरोजगारी है कि लगभग 70 लाख नेपाली युवा दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं। अब इंटरनेशनल कॉल करना हर कोई अफोर्ड तो कर सकता नहीं, इसलिए सोशल मीडिया अपनों से कनेक्टेड रहने का एक अच्छा मीडियम था। अब बहुत सारे बिजनेसेस भी सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही चलते थे, इसलिए ये बैन हटना बेहद जरूरी था।
नेपाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% है। नए जॉब्स की वहाँ पर बहुत कमी है, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी लोगों को दूसरे देश जाना पड़ता है। लगभग 8 लाख नेपाली लोग तो भारत में काम कर रहे हैं और इनकी गरीबी और बेरोजगारी का फायदा रशिया उठाता है। दरअसल रशिया को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए सोल्जर्स चाहिए थे। वो टिकटॉक के जरिए लोगों को रशियन मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए कैंपेन चलाता है, एक मोटी सैलरी देने का लालच देता है और इसी चक्कर में लगभग 15,000 लोगों ने रशियन मिलिट्री ज्वाइन कर ली। नेपाल में रहकर वो लोग पूरे साल में जितना कमाते उससे कहीं ज्यादा रशियन गवर्नमेंट उन्हें 1 महीने में दे रही थी। लालच में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें 20-25 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाते। नेपाल का एजुकेशन सिस्टम भी अभी तक अपने ओल्ड मेथड पे ही चल रहा है। करियर ओरिएंटेड एजुकेशन की बहुत कमी है, वहाँ स्टार्टअप्स भी डेवलप नहीं हुए अभी तक। इन कारणों से भी अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है, जो इस प्रोटेस्ट का एक अहम कारण बनता है। दोस्तों 28 मई 2008 को नेपाल में मोनार्की हटाकर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होता है, लेकिन डेमोक्रेसी भी नेपाल में फेल ही रहा। लास्ट 17 सालों में 14 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं किया। जिस देश में इस लेवल का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, वहाँ कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा क्या? आप कमेंट में बताओ। नेपाल की पार्लियामेंट में 275 सीट्स हैं। दैट मीन्स किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए 138 या उससे ऊपर सीट्स चाहिए। नेपाल में अभी 3 मेजर पार्टीज हैं। नेपाली कांग्रेस, जिसके पास 88 सीट्स हैं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी UML, इनके पास 79 सीट्स हैं, और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्च सेंटर, इनके पास 32 सीट्स हैं। यही तीनों पार्टी बाकी के छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके आपस में सरकार बनाती रहती है। तीनों के बीच एक म्यूजिकल चेयर वाला गेम चलता है और एक एक करके ये तीनों ही इस चेयर पे बैठते हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी UML के KP शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्च सेंटर के पुष्प कमल दहल। मतलब चाहे जनता का फैसला कुछ भी हो, चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, इन लोगों ने आपस में एक ऐसी सेटिंग कर रखी है कि इनके अलावा कोई चौथा इंसान इस कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाता। लास्ट 3 सालों में 4 अलग अलग गठबंधन की सरकार बन चुकी है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक 3 सालों में तीनों बार NCP मार्च सेंटर के पुष्प कमल दहल ही PM बने। फिर 2024 से अभी तक NCP UML के KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। मतलब आप कुछ भी करो, किसी को भी जिताओ, सरकार में तो बारी बारी इन्हीं तीनों को आना है। इन लोगों ने आपस में ऐसी सेटिंग कर रखी है कि पहले एक पार्टी का नेता PM की कुर्सी पर बैठेगा, फिर दूसरी पार्टी का बैठेगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि BJP और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। अब पहले 2.5 साल मोदी जी PM की कुर्सी पर बैठेंगे और फिर अगले 2.5 साल राहुल गांधी बैठेंगे। वहाँ जो कोई भी कुर्सी पर बैठता है वो खुल के करप्शन करता है, खुल के पैसे कमाता है और फिर अगले को मौका देता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने से पहले वाले किसी भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा किए गए घोटाले पे कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आम जनता ये खेल समझ चुकी थी। मार्च 2025 में एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसमें लोगों ने नेपाल में डेमोक्रेसी हटाकर वापस से मोनार्की लाने की बात की थी। साल 2008 से पहले नेपाल में मोनार्की ही था। नेपाल में करप्शन अपने पीक पे था। लास्ट 4 सालों में 3 बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स हुए। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु टी एस्टेट स्कैम, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव स्कैम और फिर 2024 में 69,600 करोड़ का एक और कोऑपरेटिव स्कैम। इन सब की वजह से भी पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया था। अब आप खुद इमेजिन करो कि इतने सालों से नेपाल की आम जनता करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इनइक्वालिटी को झेल रही थी। और जब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया भी बैन कर दिया तो लोगों को लगा कि अब हमारी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और फिर क्या था, 8 सितंबर को जेनजी की आवाज़ की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। जब असली इश्यूज जैसे करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी को इग्नोर किया जाता है तो उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है। नेपाल में हालात इतनी खराब हो गई कि पार्लियामेंट, PMO और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया गया। वहाँ रखी इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जलकर राख हो गई। लगभग 13,000 प्रिजनर्स जेल तोड़कर भाग गए। और सबसे पेनफुल बात ये कि इस प्रोटेस्ट में 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी
और 1300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। नेपाल का क्राइसिस एक वार्निंग है, ना कि सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि दुनिया की हर गवर्नमेंट के लिए। अब नेपाल की कमान एक नई इंटरिम पीएम के हाथ में है, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। Former Chief Justice Sushila Karki was sworn in as Nepal's interim Prime Minister. ये पहली बार है जब नेपाल की हिस्ट्री में कोई चीफ जस्टिस डायरेक्टली पीएम बनती है, और वो भी नेपाल की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उनके सामने चैलेंजेस छोटे नहीं हैं। एक तरफ पब्लिक का गुस्सा है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, और दूसरी तरफ है इकोनॉमिक क्राइसिस। उन्हें वापस से ट्रस्ट रिबिल्ड करना होगा और देश को वापस से ट्रैक पे लाना होगा। लेकिन नेपाल अकेला नहीं है। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबरिंग कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में तो तख्ता पलट हो चुका है। बड़े बड़े लीडर्स या तो भाग रहे हैं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। मतलब हर जगह इनस्टेबिलिटी है। इंडिया के लिए भी एक वार्निंग है, क्योंकि जब पड़ोसी देश अनस्टेबल होते हैं तो फिर इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म और फॉरेन पावर के इंटरफेरेंस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उधर सोशल मीडिया भी अब पूरा खेल बदल रहा है। ये सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। नेपाल की जीडीपी जहाँ 4 लाख करोड़ है, वहीं दूसरी तरफ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी मेटा है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 162 लाख करोड़ है। मतलब एक कंपनी की पावर एक पूरे देश से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आप कमेंट में बताओ कि मेटा जैसी कंपनी अगर चाहे तो क्या क्या कर सकती है। और हाँ, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये हर गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग है कि अपने आवाम की आवाज़ सुनो, नहीं तो जनता को सरकार बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।